हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा पॉलिटी का अगला चैप्टर है। चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग आज इसमें क्या पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग आज इसमें पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग आज पार्लियामेंट के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पर। तो हम लोग देखते हैं पार्लियामेंट क्या है। चलिए देखते हैं। देखिए, संविधान के भाग 5 के अनुच्छेद 79 से 112 तक, अनुच्छेद 79 के 112 तक संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रिया, विशेषाधिकार आदि शब्द के बारे में वर्णन किया गया है। तो संसद का वर्णन कहाँ पे किया गया है? देखिए, संसद का वर्णन भाग 5 के अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक। ठीक है, तो अनुच्छेद 79 से अनुच्छेद 122 तक हमारी संसद का उल्लेख संविधान में किया गया है। देखिए, एक्चुअल में संसद का गठन कैसे होता है? तो संसद में देखिए कौन कौन होते हैं। आपको पता है कि संसद में लोकसभा होंगे, संसद में लोकसभा, राज्यसभा, कौन कौन होगा? लोकसभा, राज्यसभा, और कौन होगा? लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होगी, राज्यसभा होगी और राष्ट्रपति होगा। तो देखिए देख लेते हैं। संविधान के अनुसार भारत की संसद के 3 अंग हैं। कौन कौन से? राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, 1954 से पहले राज्यसभा और लोकसभा को क्रमशः राज्य परिषद और जनता का सदन कहा जाता था। तो एक्चुअल में हुआ क्या कि 1954 तक राज्यसभा को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद। क्या कहा जाता था? राज्यसभा को राज्य परिषद कहा जाता था। जबकि लोकसभा को क्या कहा जाता था? जनता का सदन। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता था। लोकसभा को जनता का सदन और राज्यसभा को क्या कहा जाता था? राज्य परिषद कहा जाता था। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। राज्यसभा क्या है? उच्च सदन है, जबकि लोकसभा निम्न सदन है। यहाँ पे निम्न सदन, राज्यसभा उच्च सदन होती है और लोकसभा निम्न सदन होता है। ठीक है, हमें पता है, आगे देखते हैं। हमें पता है कि संसद में राज्यसभा, लोकसभा तथा राष्ट्रपति आते हैं। ठीक है, अभी बताया गया कि संसद में कौन कौन आते हैं। एक तो राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं है। हमें यह भी पता है कि राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ना ही वह संसद की बैठक में भाग लेता है। और वह राष्ट्रपति संसद की बैठक में भाग भी नहीं लेता, लेकिन फिर भी राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि हमें पता है कि संसद में कौन कौन शामिल होते हैं? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति ना तो संसद के किसी भी सदन का सदस्य होता है, ना ही संसद के किसी भी सदन में भाग लेता है। तो फिर संसद में राष्ट्रपति को इन्वॉल्व क्यों किया जाता है? यानी कि राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग क्यों कहा जाता है, ये हम लोग देख लेते हैं। क्योंकि हमें पता है कि जब राज्यसभा या लोकसभा कोई विधेयक लेकर आती है तो वह विधेयक तब तक विधि नहीं बन सकता जब तक कि राष्ट्रपति उसमें अपनी स्वीकृति ना दे दे। तो इसलिए राष्ट्रपति जो है संसद का अभिन्न अंग माना जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए, संसद से संबंधित राष्ट्रपति के कार्य क्या क्या हैं? संसद से संबंधित राष्ट्रपति के कार्य। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है। राष्ट्रपति क्या कर सकता है? राष्ट्रपति दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है। यह सत्र का अवसान भी कर सकता है। तो राष्ट्रपति क्या करेगा? एक तो संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत कर सकता है और उनका सत्र अवसान भी कर सकता है। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तब अध्यादेश जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? राष्ट्रपति। जब संसद का सत्र ना चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। आप हमें ये बताइए कि राष्ट्रपति अध्यादेश संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख किया गया? राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? चलिए आगे देख लेते हैं। वह लोकसभा को विघटित कर सकता है। कौन? राष्ट्रपति लोकसभा को विघटित कर सकता है। संसद का सत्र न चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों का सत्र आहूत करता है और उनका सत्र अवसान भी कर सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। राज्यसभा की संरचना। अब देखिए, संसद में कौन कौन आते हैं? एक तो लोकसभा आती है, राज्यसभा आती है और राष्ट्रपति आता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं यहाँ से राज्यसभा की संरचना। अब राज्यसभा की संरचना कैसे होती है ये हम लोग देख लेते हैं। तो राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी है? 250। राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित है। इसमें 238 सदस्य राज्यों व संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। तो 250 अधिकतम राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? अधिकतम 250, जिनमें से 238 सदस्य राज्यों अथवा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं। ये 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आएंगे। ठीक है, जबकि 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है। आपको पता होगा कि 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कला विज्ञान के क्षेत्र में जो विशेष प्रतिभाशाली होते हैं उनको राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करता है। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। ठीक है, ये तो हो गई हमारी कि राज्यसभा की अधिकतम संख्या 250 निर्धारित की गई है।
ठीक है। जबकि राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य संख्या है? 245। राज्यसभा में वर्तमान कितने सदस्य संख्या है? 245। अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं? 250। अब हमारे वर्तमान में कितने सदस्य संख्या है? 245, जिनमें से 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। कितने? 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं। 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करते हैं और 12 राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। तो देखिए 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे। कितने? 229, एक मिनट, 229 सदस्य राज्यों का प्रतिनिधित्व करेंगे, 4 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो कितना हो गया? 9 4 13 2 15, 15 और 2 2 2 1 3 1 4 और 2 कितने हो गए? वर्तमान में 245 है ना, तो 245 टोटल हो गए। तो राज्यसभा में अधिकतम संख्या 250, जबकि वर्तमान में कितने हैं? 245। ठीक है, आगे देखिए अगला क्या है। केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व राज्यसभा में प्राप्त है? केवल 3 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। कौन कौन से? एक तो दिल्ली, यहाँ पे है, ये गलत है, ये पुदुचेरी है। दिल्ली, एक मिनट, हमारा दिल्ली हो गया, पुदुचेरी, दिल्ली, पुदुचेरी और ये जम्मू कश्मीर। तो कौन कौन से हो गए यहाँ पे? ये पुदुचेरी है। तो दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर, ये 3 केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में प्रतिनिधित्व प्राप्त है। अब देख लेते हैं राज्यसभा की शक्तियाँ क्या क्या है। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, राज्यसभा की शक्ति, राज्यसभा की शक्ति क्या क्या है ये देख लेते हैं। यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना या स्थानांतरित करना चाहती है तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। केंद्रीय संसद मतलब लोकसभा, यदि किसी मामले को, केंद्रीय संसद मतलब संसद या लोकसभा, किसी मामले को राज्य सूची से, 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची में अलग अलग विषय हैं। तो यदि केंद्रीय संसद किसी मामले को राज्य सूची से हटाना या स्थानांतरित करना चाहती है तो राज्यसभा का अनुमोदन आवश्यक है। ये राज्यसभा की शक्ति है। तो बिना राज्यसभा के अनुमोदन के मामले को राज्य सूची से हटाए स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अनुच्छेद 312 के तहत यह संसद को केंद्र व राज्यों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। कौन? राज्यसभा। राज्यसभा राज्यसभा अनुच्छेद 312 के तहत संसद को केंद्र और राज्य दोनों के लिए नई अखिल भारतीय सेवाएं बनाने के लिए अधिकृत कर सकती है। अगला देख लेते हैं। संसद के दोनों सदन कानून एवं बिल के संदर्भ में समान अधिकार रखते हैं। संसद के दोनों सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा कानून या बिल बनाने के संदर्भ में, एक समान कानून बनाने के संदर्भ में समान अधिकार रखते हैं, परंतु धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्ति राज्यसभा से अधिक है। राज्यसभा धन विधेयक को केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकती है, जबकि राज्यसभा के द्वारा किए गए धन विधेयक में किसी भी संशोधन को लोकसभा मानने के लिए बाध्यकारी नहीं होती है। एक्चुअली इसमें फंडा क्या है, क्योंकि हमें पता है कि संसद में लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन है। ठीक है, जब कोई विधेयक बनाया जाएगा तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास होकर फिर राष्ट्रपति के पास जाएगा, जिसमें राष्ट्रपति अपनी अंतिम स्वीकृति देंगे। तो समान जो विधेयक होते हैं उनमें लोकसभा और राज्यसभा को समान शक्ति प्राप्त है, लेकिन धन विधेयक के संदर्भ में लोकसभा की शक्ति अधिक है। धन विधेयक को राज्यसभा केवल 14 दिन तक अपने पास रख सकता है और 14 दिन के बाद अगर वह लोकसभा को वह विधेयक लौटाता नहीं है तो वह राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। और 14 दिन के अंदर यदि राज्यसभा उसमें किसी प्रकार का संशोधन करती है या बिना संशोधन के लोकसभा को सौंपती है तो लोकसभा संशोधन को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। ये बात कही गई है। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए लोकसभा की संरचना, अब हम लोग देख चुके हैं कि राज्यसभा की संरचना कैसे होती है, कितने सदस्य होते हैं। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं लोकसभा की संरचना। तो लोकसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 550 निर्धारित की गई है। पहले 552 थी, जिसमें से 2 सदस्य 2 सदस्य एंग्लो इंडियन राष्ट्रपति द्वारा चुने जाते थे, उनको अब हटा दिया गया है। तो अब लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? 550 है, जिसमें से 530 सदस्य राज्यों के प्रतिनिधि और 20 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधि होंगे। 530 राज्यों के और 20 संघ राज्य क्षेत्रों के, तो कितने होंगे टोटल? 550। चलिए आगे देख लेते हैं। तो आगे देखते हैं। देखिए वर्तमान में लोकसभा की अधिकतम संख्या 550 है, लेकिन वर्तमान में लोकसभा में 543 सदस्य हैं, जिनमें से 530 सदस्य राज्यों से, 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? 543। अधिकतम कितने हैं? 550। ठीक है, तो 543 सदस्य, जिसमें से 530 राज्यों से और 13 सदस्य संघ राज्य क्षेत्रों से आते हैं। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं।
पहले राष्ट्रपति क्या था कि पहले राष्ट्रपति ने एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता था। किसके द्वारा? पहले राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को नामित किया जाता था, लेकिन 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही मान्य था। फिर इसके बाद इसको हटा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक ही माना गया था, मान्य किया गया। फिर इसके बाद आगे इसको नहीं बढ़ाया गया और समाप्त कर दिया गया। किसको? 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के 2 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाने को हटा दिया गया। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए क्या है, 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पहले मत देने की आयु कितनी थी? 21 वर्ष, जिसे 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मत देने की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितना किया गया? 21 से घटाकर 18 कर दिया गया। इसके द्वारा 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। संसद के उच्च सदन राज्यसभा में राज्यों की परिषद का गठन। देखिए, संसद का जो उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। तो संसद की उच्च सदन यानी राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 को हुआ और पहला सत्र 13 मई 1952 को आयोजित हुआ। तो संसद का गठन कब किया गया? 3 अप्रैल 1952 को। और राज्यसभा का पहला सत्र कब हुआ? 13 मई 1952 को आयोजित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, 104वां संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जनवरी 2020 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को नामित करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। तो अभी पीछे बताया गया था, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया कि पहले यानी कि 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 द्वारा यह प्रावधान केवल 2020 तक, 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय को नामित करने की प्रक्रिया को 2020 तक किया गया 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। फिर इसके बाद जो है 104वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। तो 104वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2019 में जनवरी 2020 में राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के नामित करने की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। किसके द्वारा? 104वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अब देख लेते हैं हम संसद की उत्पत्ति। देखिए, वर्ष 1918 में मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट आई। वर्ष 1918 मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट को राज्यसभा की उत्पत्ति के तौर पर देखा जाता है। ठीक है, इस रिपोर्ट में द्विसदनीय विधायिका, निचला सदन और केंद्रीय विधानसभा और उच्च सदन या राज्य परिषद की शुरुआत की गई। मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो आई थी उसको राज्यसभा की उत्पत्ति के तौर पर देखा जाता है। और मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट में द्विसदनीय विधायिका, एक तो निचला सदन मतलब लोकसभा, केंद्रीय विधायिका यानी कि लोकसभा, उच्च सदन और राज्य परिषद की उच्च सदन यानी कि राज्यसभा और राज्य परिषद मतलब राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा की शुरुआत की गई। ठीक है, अब देख लेते हैं आगे। देखिए, राज्यसभा लोकसभा से कैसे भिन्न है। अब राज्यसभा लोकसभा से भिन्न कैसे, ये देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए, राज्यसभा भारतीय संघ के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। राज्यसभा क्या करता है? एक तो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, यह संसद का स्थायी सदन है। कौन? राज्यसभा संसद का स्थायी सदन है। यह कभी भंग नहीं होती, यहाँ पर भंग है, यह कभी भंग नहीं होती। जबकि लोकसभा निचला सदन है और यह समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। लोकसभा क्या है? निचला सदन है और इसमें सीधे जनता द्वारा चुनकर प्रतिनिधि आते हैं, तो यह भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। जबकि राज्यसभा स्थायी सदन है और यह कभी भंग नहीं होती। तो कभी भंग नहीं होती मतलब इसका जो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है वो 6 वर्ष का होता है और प्रत्येक वर्ष 1/3 सदस्य, प्रत्येक 2 वर्ष बाद 1/3 सदस्य इससे पद से हट जाते हैं। ठीक है, तो राज्यसभा के सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष बाद हट जाते हैं और राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। 1 मिनट आगे देखिए, लोकसभा की चुनाव प्रणाली कैसे होती है। लोकसभा में सीटों का आवंटन प्रत्येक राज्य को ऐसी रीत से किया जाएगा कि स्थानों की संख्या उस राज्य की जनसंख्या का अनुपात सभी राज्यों के लिए यथास्थिति एक ही हो। यह उपबंध राज्य पर लागू नहीं होता जिसकी जनसंख्या इतने से कम हो। ठीक है, जिसकी जनसंख्या इससे कम होगी उन राज्यों पर यह उपबंध लागू नहीं होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी सीटों में विभाजित किया जाएगा, यहाँ पे सीटें ऐसी सीटों में विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्यों में एक ही हो। ठीक है, आगे देख लेते हैं। देखिए, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित की गई हैं। प्रारंभ में यह आरक्षण केवल 10 वर्षों के लिए था। प्रारंभ में लोकसभा
प्रारंभ में लोकसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्षों के लिए था। इसके बाद इसे हर 10 वर्ष बाद 10 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया। 95वें संविधान संशोधन अधिनियम 2009 में इस आरक्षण को 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। कब तक कर दिया गया? 95वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया और फिर इसके बाद भी अनुसूचित जाति तथा जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण बढ़ाया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हालांकि अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, लेकिन उनका निर्वाचन क्षेत्र के सभी मतदाताओं द्वारा किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के सदस्यों को समान निर्वाचन क्षेत्र से भी चुनाव लड़ने का अधिकार है। ठीक है, संविधान में राज्यसभा के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई। संविधान में राज्यसभा के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली अपनाई गई, लेकिन इस प्रणाली को लोकसभा में नहीं अपनाया गया। इसकी जगह प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के जरिए लोकसभा में सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। ठीक है, प्रादेशिक निर्वाचन प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंतर्गत विधानमंडल का प्रत्येक सदस्य एक भागी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहा जाता है। अब आगे देख लेते हैं। यहाँ पे अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार की होती है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली दो प्रकार की होती है। एक तो एकल हस्तांतरण मत प्रणाली, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली व्यवस्था, और दूसरी है सूची व्यवस्था। भारत में राज्यसभा राज्य विधान परिषद में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था है। किसके? एक तो राज्यसभा राज्य विधान परिषद और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए निर्वाचन जो होता है वो एकल हस्तांतरणीय मत व्यवस्था के द्वारा होता है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये हमारा सेशन यहीं से समाप्त होता है। तो दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपके लिए लाभकारी हुआ हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू।